नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने कुछ साइंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनमें आज का अपना अध्याय कक्षा 6 का 12 है, जिसका नाम है बल यानी फोर्स। सारे के सारे टॉपिक दोस्तों अपने राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है 18-19 वाली, उनसे अपने कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी राजस्थान में एग्ज़ाम होने हैं, जैसे पटवारी है, यानी जो वैकेंसियाँ पहले जारी हो चुकी है, पटवारी है, रीट है, इन एग्ज़ामों में राजस्थान सरकार ने साफ साफ आदेश दिए हैं कि जो पहले की किताबें थी उनसे ही पेपर बनेगा। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं बुकों से आपको ये टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं। इससे पहले अपने दोस्तों कक्षा 6, 7, 8 की बायो कंप्लीट कर चुके हैं और केमिस्ट्री है वो भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में अपने दोस्तों पढ़ेंगे बल की अवधारणा, बल के प्रभाव, बल का मात्रक और विभिन्न प्रकार के बल। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए दोस्तों, दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए आप क्या करते हैं? घर, विद्यालय या अन्य स्थान पर किसी बक्से, अलमारी या और किसी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप क्या करते हैं? निश्चित ही आप उन्हें खींचते या धक्का देते हैं। दैनिक जीवन में अक्सर हम कई वस्तुओं को विराम स्थिर स्थिति से गतिशील अवस्था में लाते हैं। वस्तु को विराम स्थिति से गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींच या धकेलना पड़ता है। इसी प्रकार जल से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर लाने के लिए उसे रस्सी से बांधकर खींचा जाता है। वस्तुओं को जमीन से ऊपर उठाने के लिए भी हमें उन्हें खींचना पड़ता है। हॉकी खेलते समय खिलाड़ी स्टिक से गेंद को धकेलता या खींचता है। यानी सामान्यतः धक्का देना या खींचने को बल कहा जाता है, किंतु बल की यह अवधारणा पूर्ण नहीं है। विज्ञान की भाषा में बल किसे कहते हैं, आओ पता लगाएं। सबसे पहले देखिए बल की अवधारणा। बल की अवधारणा की व्याख्या हम बल के प्रभावों के आधार पर कर सकते हैं। आगे कुछ गतिविधियों के आधार पर हम बल की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। बल लगाने के लिए कितनी वस्तुओं में परस्पर क्रिया होनी आवश्यक है, आओ पता लगाएं। एक टेबल दी है दोस्तों, इस पे आप देखिएगा और ये आप अपनी कल्पना में इसको पूर्ति करके देख लीजिएगा। यानी बंद पुस्तक को खोलना, बल लगाने के लिए कौन सी वस्तु और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो, ये आप इसको देख सकते हैं बाद में। देखिए, चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है तथा दूसरे चित्र में लड़का घोड़े को खींच रहा है। सारणी तथा उपर्युक्त चित्रों को देखकर बताइए कि बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं के बीच पर क्रिया होना आवश्यक है। हमें यह पता चलता है कि बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया यानी अंतः क्रिया होना आवश्यक है। तो पहली बात ये आप याद रखिएगा। अब दूसरी बात के लिए देखते हैं बल के प्रभाव। बल लगाने पर विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आओ पता लगाएं कि बल लगाने पर वस्तुओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। एक गेंद लीजिए, उसे टेबल पर स्थिर रखिए और फिर उसे हल्का सा धक्का दीजिए। गेंद की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? गेंद पर एक कागज का टुकड़ा रखकर मेज पर एक कागज का टुकड़ा रखकर उसे फूंक मारिए, क्या इसकी स्थिति भी बदल जाती है? इसी प्रकार हम देखते हैं कि हवा द्वारा बल लगाने से स्थिर पत्ते और टहनियाँ हिलने लगती है। फुटबॉल को किक लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप अपने आसपास से खोजकर पता लगा सकते हैं। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। यदि कोई वस्तु पहले से गतिशील है और उस पर गति की दिशा में बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, आओ पता लगाएं। ये चित्र है दोस्तों, एक आदमी इस गाड़ी को खींच रहा है और दूसरा
पीछे से इसको समान दिशा में बल लगा के धक्का दे रहा है। गतिविधि ये देखिए इसके लिए कि एक गेंद को फर्श पर लुढ़काएं और अपने हाथ से गति करती हुई गेंद पर उसकी गति में हल्का सा बल लगाइए। गेंद की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊपर जो चित्र 12.2 है इसका अवलोकन कीजिए। इसमें एक व्यक्ति गाड़ी खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति पीछे से धक्का लगा रहा है, तो गाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होता है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि गेंद तथा गाड़ी दोनों पर गति की दिशा में बल लगाने पर उनकी गति बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। यदि गतिशील वस्तुओं पर विपरीत दिशा में बल लगाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आओ पता लगाएं। इसके लिए गतिविधि है और साथ में ये चित्र दर्शा रखा है कि आप मेज को धक्का दे रहे हैं, मेज सरकने लगती है। अब आपका मित्र दूसरी ओर से मेज को विपरीत दिशा से धक्का देता है, तो मेज की गति में क्या परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर ठेला गाड़ी चला रहा है, ढलान आने पर उसकी गाड़ी अचानक तेज गति से चलने लगती है। गाड़ी की गति को कम करने के लिए एक अन्य व्यक्ति गाड़ी को पीछे से खींचने लगता है। दोनों ही स्थितियों से स्पष्ट है कि गति की विपरीत दिशा में बल लगाने पर गतिशील वस्तुओं की गति कम हो जाएगी। वस्तु पर दोनों ओर से बल लगाने पर वह वस्तु किस दिशा में गति करेगी। किसी वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में बल कार्य होने पर वस्तु अधिक मान के बल की दिशा में गतिशील होगी। यानी गतिविधि 3 और 4 से स्पष्ट है कि बल वस्तु की गति को बढ़ा सकता है तथा उसकी गति को कम भी कर सकता है। अतः हम निष्कर्ष निकाल कर कह सकते हैं कि गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। आप जानते हैं कि फुटबॉल, हॉकी तथा क्रिकेट की गेंद की दिशा में परिवर्तन करने के लिए खिलाड़ी क्या करते हैं। इन खेलों में खिलाड़ियों द्वारा गेंद की दिशा में परिवर्तन करने के लिए गेंद पर किसी न किसी प्रकार से बल लगाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इनको अच्छे से आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा। आप अन्य ऐसे उदाहरण याद कीजिए जिससे बल द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए गतिविधि पढ़ते हैं एक गुब्बारा यानी और स्पंज का टुकड़ा, स्प्रिंग एवं रबर बैंड लीजिए। गुब्बारा लेकर फुला लीजिए तथा इसे हल्का दबाइए। इसी प्रकार बारी बारी से इन वस्तुओं पर बल लगाकर दबाने या खींचने की क्रियाएं कीजिए तथा अपने अनुभवों को निम्नांकित सारणी 12.2 में लिखिए। ये चित्र में दर्शा रखी है दोस्तों इस तरीके से, और ये सारणी है, इसको आप पूरा करके देखिएगा और फिर अपने आगे चर्चा करते हैं इस पर। बल लगाने से वस्तुओं के आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि बल वस्तु की स्थिति में, उसकी गति में, गति की दिशा में तथा उसके आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, जो वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, जो वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है और इसके साथ साथ वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यही बल की अवधारणा है। तो बल क्या होता है ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब बल का मात्रक। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है दोस्तों। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बल का अध्ययन किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल एवं गति के नियम दिए थे। न्यूटन के नाम पर ही बल के मात्रक का नाम न्यूटन रखा गया। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। इंग्लैंड के निर्धन कृषक परिवार में जन्मे न्यूटन विज्ञान के इतिहास में सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बल, गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, पेड़ से टूटकर फल कहाँ गिरता है, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं कहाँ गिरती है, ये सब वस्तुएं पृथ्वी पर क्यों गिरती है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसको भी अच्छे से आप नोट कीजिएगा। पेशीय बल, आप अपने अनुभव के आधार पर
आप कह सकते हैं कि किसी भारी बक्से को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा। स्पष्ट है कि हमें बल लगाना होगा। यह बल हमारी मांसपेशियां लगाती है, इसलिए पेशीय बल, इसलिए इसे पेशीय बल कहते हैं। मानव व पशु दोनों ही पेशीय बल लगाते हैं। चर्चा कीजिए कि पेशीय बल के कारण आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आप अनुभव करके देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपने स्थिर विद्युत बल। इसके लिए गतिविधि है, इस चित्र को भी साथ साथ में देखिएगा। आप एक स्केल लीजिए तथा इसे बिना तेल लगे सूखे बालों पर या ऊनी कपड़े पर रगड़िए। अब इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, देखिए क्या होता है। स्केल के स्थान पर इसी तरह यह प्रयोग कंघे के साथ भी दोहराइए। आप क्या देखते हैं, दोनों ही गतिविधियां यह बताती है कि कागज के टुकड़े स्केल व कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्केल व कंघे को रूखे बालों पर रगड़ने से उनमें स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है। इससे विद्युत आवेश बल लगता है। इसी बल के कारण कागज के टुकड़े स्केल या कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। यानी स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अब नेक्स्ट है अपना घर्षण बल। हम जानते हैं कि गतिशील वस्तुओं को रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता होती है। यदि फर्श पर गेंद को लुढ़काते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर गेंद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह साइकिल चलाते समय जब आप पेडल लगाना बंद कर देते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है, तो ये आपको अच्छे से अपने नोट्स में नोट करना है। इसी कारण फर्श पर गतिशील वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है। घर्षण बल किस बात पर निर्भर करता है? रास्ते में पड़े केले के छिलके पर रास्ते में पड़े केले के छिलके पर पैर आने पर हम फिसल जाते हैं। फर्श पर चलना आसान क्यों नहीं है? खुरदरी सतह पर हम आसानी से क्यों चल सकते हैं? तो इन पे आप विचार कर सकते हैं, इन बातों पे। अब देखिए, आओ पता लगाएं। इसके लिए गतिविधि है कि कांच का एक कंघा लेकर उसे चित्र 12.7 के अनुसार किसी झुके हुए धरातल के सीमेंट की चिकनी सतह पर लुढ़काएं। देखिए यह कितनी दूरी पर जाकर रुकता है। अब इसे उसी झुके हुए धरातल पर रखी किसी खुरदरे फर्श पर उतनी ही ऊंचाई से लुढ़काएं। खुरदरे धरातल के रूप में सीमेंट के फर्श पर दरी या चादर बिछाई जा सकती है। पुनः देखिए अब यह कितनी दूरी पर जाकर रुकता है। आप पाएंगे कि खुरदरे फर्श पर कंघा जल्दी ही रुक जाता है। अतः स्पष्ट है कि घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतह पर निर्भर करता है। सतह जितनी चिकनी होगी घर्षण बल उतना कम होगा। यह सतह यदि खुरदरी होगी तो घर्षण बल अधिक होगा। तो यह शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे आसानी से चलने के लिए उचित घर्षण बल का होना आवश्यक है। केले के छिलके और बर्फ की सतह चिकनी होने के कारण हम उन पर आसानी से चल नहीं पाते हैं और फिसल जाते हैं। नेक्स्ट है अपना चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए गतिविधि है दोस्तों, एक छड़ चुंबक लीजिए और कुछ आलपीनों को चुंबक के पास लाइए। आप क्या देखते हैं? आलपीनें चुंबक की ओर आकर्षित होती है, यानी चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्व बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल तथा चुंबकीय बल के अलावा और भी कई बल हैं जिनके बारे में आप आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अब पढ़ते हैं अपने संपर्क व असंपर्क बल। किसी भी वस्तु को उठाने, खींचने अथवा मोड़ने के लिए हमें अपना पेशीय बल लगाना पड़ता है। वस्तु के संपर्क में आने के बाद ही वस्तु पर बल लगाया जा सकता है। इसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल के कारण पेशीय बल और घर्षण बल है, ये इसके एग्जाम्पल मान सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ऑलपिन के पास चुंबक को ले लाने पर ऑलपिन स्वतः ही चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। वस्तु के बिना संपर्क में आए
उसकी ओर आकर्षित होना असंपर्क बल है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। ये एक टेबल है, इसकी पूर्ति आप कीजिएगा और इसको समझिएगा अच्छे से। ये पाठ का सार है। वीडियो को रोक के यानी पॉज करके आप इसको जरूर देखिएगा आपने क्या पढ़ा है। अब इसके अभ्यास कार्य करते हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन के जो आंसर है वो लगा रखे हैं, आपको उन पे नहीं जाना है। अपनी अंतरा आत्मा से आपको कितने क्वेश्चन आते थे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। पहला देखिए, रथ को खींचने में घोड़ा किस प्रकार का बल प्रयोग करता है। तो घोड़ा दोस्तों कौन से पशु और मानव कौन से करते हैं, पेशीय बलों का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों द हो जाएगा, पेशीय बल। दूसरा है, शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को सिमेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चटक चटक की आवाज़ निकलती है, इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण ए ही हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल। बल का मात्रक है दोस्तों, तो बल का मात्रक सर आइजैक न्यूटन के नाम पे है, यानी न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं। वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, बिल्कुल सही है। वस्तु की चाल बदल सकते हैं, ये बात भी सही है। वस्तु का आकार बदल सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदल सकते, ये सही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं, तो स्थिर विद्युत बल कहते हैं। सामान्यतः खींचना व धक्का देना क्या कहलाता है दोस्तों, बल कहलाता है। पेड़ से टूटकर फल का गिरना दोस्तों किसका उदाहरण है, गुरुत्व बल का उदाहरण है। अब ये सुमेलित कीजिए यानी मिलान वाले देखिए। गुरुत्व बल दोस्तों ये पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। पेशीय बल है, ये मांसपेशियों द्वारा आरोपित बल होता है। घर्षण बल है दोस्तों, ये गति के विपरीत दिशा में सतह द्वारा आरोपित बल है। और स्थिर विद्युत बल है, ये स्थिर आवेशों द्वारा आरोपित बल है। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपना अध्याय कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो इसको एक पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप रीट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साइको की अलग से वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अपने इन्हीं पे जो टॉपिक अपने पढ़े हैं सारे साइंस के और साइको के पढ़े हैं, उन पे अपने मॉडल पेपर भी साथ साथ में मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।